बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 4 और हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आ जनरलाइज सेल। जनरलाइज सेल से मुराद आम सेल है, और आम सेल यानी कि हर जगह जहाँ भी जानदार मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ सेल मौजूद है और उसमें मौजूद जनरल चीज़ें, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फंक्शंस को ऑब्जर्व किया जाएगा इस टॉपिक के अंदर। इवन जो कंपोनेंट्स एज ए ऑर्गेनेलीज हैं उस सेल का हिस्सा होंगे, उनकी बात की जाएगी कि उसको किस तरह, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा माइक्रोस्कोपी। यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू स्टडी। माइक्रोस्कोप को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाना, ये माइक्रोस्कोपी कहलाता है। और माइक्रोस्कोपी का सेल को स्टडी करने में बहुत अहम किरदार है। इसमें दो तरह की माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। लाइट माइक्रोस्कोप भी इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें सिंपल लाइट यूज़ की जाती है, बीम ऑफ लाइट जो उसको एज ए सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया जाता है और सेल को ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन। लेकिन इसकी रेजोल्यूशन पावर, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है कम होती है। अगर हम ज़्यादा रेजोल्यूशन पावर चाहिए, ज़्यादा अगर हमें मैग्नीफिकेशन पावर चाहिए, तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। दोनों ही तरह की माइक्रोस्कोप इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, बराबर की अहमियत रखती हैं सेल को स्टडी करने में, चाहे उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा रहा हो, चाहे उसकी फंक्शनिंग को स्टडी कर रहे हो। सेकंड हमारा पॉइंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत अहम किरदार है सेल को स्टडी करने में, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करने में। स्ट्रक्चर की बात हो रही हो, फंक्शनिंग की बात कही जा रही हो, इन्हीं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है सेल को, टिश्यू को सेपरेट करने में, उसके मुख्तलिफ हिस्सों में उसको बांटने में, फिर उनको डीपली स्टडी करने में, उनके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को। उन्हीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत एक स्पेसिफिक टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई गई। इस टेक्निक को नाम दिया जाता है सेल फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को बांटना, तकसीम करना, छोटे हिस्सों में तकसीम करना, डिवाइड कर देना। जबकि अगर हम सेल फ्रैक्शनेशन की बात करें तो डिवीजन ऑफ सेल इज़ नोन एज सेल फ्रैक्शनेशन। यानी इस टेक्निक के अंदर क्या हो रहा है कि सेल को डिवाइड किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसके सब सेलुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाएगा और फिर उसको स्टडी किया जाएगा। इसकी अहमियत क्या है? इट इज़ हेल्पफुल टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में इंपॉर्टेंट है, इवन उसके फंक्शन को समझने में हमारी मदद करती है। थर्ड हमारा पॉइंट है स्टेप्स ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन। सेल की अगर फ्रैक्शनेशन हो रही है, सेल फ्रैक्शनेशन का प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं, तो स्टेप्स कौन कौन से हैं जिनको फॉलो किया जाएगा? फर्स्ट स्टेप है टिश्यू इज़ होमोजेनाइज्ड। हम कोई भी टिश्यू ले सकते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, मस्कुलर टिश्यू हो सकता है, नर्वस टिश्यू हो सकता है, या किसी भी जगह से लिया गया जो टिश्यू है उसको क्या किया जाएगा? होमोजेनाइज किया जाएगा या उसको डिसरप्ट किया जाएगा। मखसूस किस्म का हम लेंगे सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के अंदर हमने क्या करना है? ऐड करना है टिश्यू को। जब टिश्यू ऐड किया जाएगा तो फिर इसकी डिसरप्शन होगी, इसको तोड़ा जाएगा। डिसरप्शन का मतलब होता है तोड़ना, मुंतशिर करना। तोड़ना या मुंतशिर करना डिसरप्शन या डिसरप्टेड। जबकि होमोजेनाइज का क्या मतलब है? डिसरप्टेड से ही होमोजेनाइज को समझेंगे। सोल्यूशन में हमने ऐड किया, ये स्पेसिफिक सोल्यूशन है, सीजियम क्लोराइड हो सकता है, कोई भी सोल्यूशन स्पेसिफिक जो कि साजगार माहौल देगा टिश्यू को और उसके हिस्सों को सेपरेट करने में मददगार साबित होगा, उसको लिया जाएगा, उसमें टिश्यू ऐड किया जाएगा और फिर हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके इस टिश्यू को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, इसको डिसरप्ट करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम मिल्क शेक की मशीन में क्या करते हैं? मिल्क ऐड करते हैं, फ्रूट के जो टुकड़े हैं, फलों के टुकड़े, चाहे वो एप्पल है, बनाना है, उसको ऐड किया जाएगा। जब ग्राइंडिंग के लिए मशीन को ऑन किया जाता है तो क्या होता है? मशीन तेज़ी से घूमती है और उसका इंटरनल पार्ट क्या करता है? ना सिर्फ फ्रूट के जो पार्ट्स हैं उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बल्कि उन फ्रूट्स के पार्ट्स को मिल्क के साथ इक्वली मिक्स भी कर रहा होता है। यहाँ भी ऐसे ही होगा। सोल्यूशन में जब टिश्यू ऐड किया जाएगा तो क्या होगा? ये सोल्यूशन और टिश्यू का ये जो मिक्सचर था, ये स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसको क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। और ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? इनको हम जूसर मशीन की तरह ही समझ सकते हैं, बस फर्क क्या है कि ये स्मॉलर स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के लिए, डिसरप्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो तोड़ने का अमल होगा, तोड़ने के साथ साथ क्या किया जाएगा? उसको होमोजेनाइज किया जाएगा, यकसा इक्वली मिक्स किया जाएगा।
जो डिसरप्टेड मटेरियल है, टिश्यू जो है, उसको ना सिर्फ सेल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, तोड़ के सेल्स में बांटा जाएगा, बल्कि साथ साथ क्या है, सब सेलुलर पार्ट्स, इवन ऑर्गेनेलीज के अंदर भी उसको बांटा जाएगा। यानी हम इस लेवल तक उसमें डिस्ट्रप्शन करेंगे कि टिश्यू सेल्स में भी डिवाइड हो जाएगा और इवन सेल जो है वो फर्दर सब सेलुलर कंपोनेंट्स, ऑर्गेनेलीज वगैरह के अंदर भी डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसको नाम दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं सेपरेशन बाय स्पिनिंग। किसी भी चीज को स्पिन करके, घुमा के अलग करना, ये क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मटेरियल था, डिस्ट्रप्टेड मटेरियल, डिस्ट्रप्टेड सेलुलर टिश्यू या सिंपली टिश्यू या सेलुलर मटेरियल, उसको हमने क्या करना है, सोल्यूशन समेत एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर देना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है। याद रखिएगा टेस्ट ट्यूब स्पेशल है और इसका लिड या इसका ढक्कन होगा जो ऊपर से बंद कर दिया जाएगा ताकि मटेरियल बाहर ना निकले, और इस टेस्ट ट्यूब को रखा जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर ताकि हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर सकें, इसको स्पिन कर सकें, तेजी से घुमा सकें। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या करेगी, जैसे क्योंकि उसके अंदर मखसूस जगह है जहां पे टेस्ट ट्यूब को रखा जा रहा है, जैसे ही हम रखेंगे, ऑन करेंगे मशीन को, तो मशीन तेजी से घूमेगी, स्पिन करेगी, तेजी से घूमेगी। और इसका तेजी से घूमना क्या करेगा, टिश्यू के जो पार्ट्स थे, सेल के जो पार्ट थे, सेलुलर पार्ट जो मिक्सचर की फॉर्म में, डिस्ट्रप्टेड फॉर्म में, होमोजेनेट की फॉर्म में ट्यूब के अंदर मौजूद थे, वो क्या है, वो अलग अलग सिंपल लेयर्स की फॉर्म में बंटना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। और याद रखिएगा ये जो सेपरेशन है लेयर्स की फॉर्म में, ये जो चेंज होना है इस मिक्सचर का, वो किस बेस पे हो सकता है, वो साइज की बेस पे हो सकता है, वेट की बुनियाद पे हो सकता है, इवन वो डेंसिटी की बेस पे होगा। मतलब साइज की बुनियाद पे किस तरह कि जो बड़े वाले हिस्से हैं वो ऊपर, फिर उससे नीचे छोटे, फिर उससे नीचे छोटे, फिर उससे नीचे, तो इस तरह क्या है, ये यूं भी कह सकते हैं कि नीचे सबसे छोटे साइज वाले, फिर उससे बड़े साइज वाले ऊपर, फिर उससे बड़े साइज वाले ऊपर, इस तरह ये साइज बेस्ड सेपरेशन होगी। इसी तरह वेट बेस्ड सेपरेशन वो किस तरह होगी कि सबसे हैवियर जो भारी वाले हैं वो सबसे बेस पे, फिर उससे ऊपर कम वजन वाले, कम वेट वाले, फिर उससे ऊपर कम वजन वाले, इस तरह ये वेट बेस्ड सेपरेशन होगी। और साथ ही साथ डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन, यानी कसाफत की बुनियाद पे भी जो मटेरियल है, जो मिक्सचर है, उसमें कंपोनेंट्स को अलग किया जाएगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मटेरियल था, जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें मटेरियल मौजूद है इसको घुमाया, स्पिन किया, तो क्या हुआ, डिफरेंट लेयर्स इसमें बनी। और ये लेयर्स किस बुनियाद पे लेयर्स की फॉर्मेशन हुई, सेपरेशन हुई, एक्चुअली ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो सेल या टिश्यू का हिस्सा थे, स्पिन करने पर लेयर्स की फॉर्म में अलग हो गए, सेंट्रीफ्यूज करने पर लेयर्स की फॉर्म में अलग होंगे, और हर लेयर में एक जैसे ही कंपोनेंट मौजूद होंगे। जैसा कि हम कह सकते हैं कि बेस के अंदर सबसे हैवियर मटेरियल होगा जिसको हम न्यूक्लियर मटेरियल कह सकते हैं, न्यूक्लियस कह सकते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल कह सकते हैं। अब लेयर जो बनी है इसमें, इस लेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई ही मौजूद होंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ऊपर वाली लेयर में, इसी तरह लाइसोसोम वगैरह हो सकते हैं, राइबोसोम वगैरह हो सकते हैं, बाकी सेलुलर कंपोनेंट्स। एक लेयर के अंदर एक जैसे कंपोनेंट मौजूद होंगे। जब हम इस होमोजेनेट को या इस डिस्ट्रप्टेड मटेरियल को स्पिन करेंगे तो जो मिक्सचर था डिस्ट्रप्टेड मटेरियल का, सेलुलर मटेरियल का, वो लेयर्स की फॉर्म में क्या है, इस तरह टेस्ट ट्यूब के अंदर अरेंज हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जिस मर्जी लेयर को अलग करेंगे उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे और इस तरह उसके स्ट्रक्चर को भी एनालाइज किया जा सकता है और साथ ही साथ उसके फंक्शन को भी हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट स्टेप है हमारे स्टेप्स ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन में से, वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। बाजू का ऐसा होता है कि मिक्सचर के अंदर कुछ पार्ट्स, कुछ सेलुलर कंपोनेंट इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल स्पिनिंग का प्रोसेस उनको अलग नहीं कर सकता। फिर क्या किया जाएगा, हम स्पिनिंग की जो रेट है, उसकी जो रफ्तार है, घूमने की, स्पिन करने की जो रफ्तार है मशीन के अंदर, उसको बढ़ाया जाएगा। नॉर्मली कहा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जो रफ्तार है वो 300 से लेके 15,000 राउंड्स पर मिनट होती है। इसको रोटेशन पर मिनट भी कहा जाता है, यानी कि 300 राउंड पर मिनट से मुराद कि 300 बार क्या करता है, एक मिनट में 300 बार स्पिनिंग का प्रोसेस होगा। 300 से लेके 15,000
राउंड्स पर मिनट तक, ये कहलाती है नॉर्मली सेंट्रीफ्यूगेशन। और अगर हम बात करें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो इसमें क्या होता है, अबव 15,000 राउंड्स पर किलोमीटर, राउंड्स पर मिनट, राउंड्स पर मिनट था, इधर भी राउंड्स पर मिनट ही है। तो क्या होगा, जब राउंड्स पर मिनट का जो रेट है, या यूं कह रहे हैं कि घूमने की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो अब हम इसको नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम नहीं देते, बल्कि अब हम इसको क्या नाम देंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। और कहा जाता है कि 1.5 लाख तक आरपीएम चली जाती है, राउंड्स पर मिनट चले जाते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। ये डिपेंड करता है कि हम किस स्मॉलर पार्ट को अलग करना चाह रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की जाएगी। इस तरह हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में जो मटेरियल साइज, वेट या डेंसिटी की बुनियाद पे अलग होगा, उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और उसका जो डाटा है वो कलेक्ट करके उसको ऑब्जर्व इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जितने भी जानदार है सेल थ्योरी के मुताबिक, सभी जानदार जो है वो सेल पर मुश्तमिल है, वो चाहे एक है या एक से ज्यादा। अब सेल जहां भी मौजूद होगा उसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे उसके हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बेसिक हैं, हर जगह जहां सेल मौजूद होगा वहां वो मौजूद होंगे। उनमें पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगी सेल के अंदर, लेकिन प्लांट सेल अगर ऑब्जर्व किया जा रहा है तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी मौजूद होती है। सेल वॉल कवर्ड होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर कर रही होगी, सराउंड कर रही होगी। सेकंड पॉइंट है साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड मटेरियल है, और ये वो फ्लूइड मटेरियल है जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे होगा। और क्या होगा कि जितनी भी ऑर्गेनेली सेल की हैं वो सारी की सारी इस साइटोप्लाज्म, इस फ्लूइड के अंदर मौजूद होंगी, और यहीं पे रहते हुए क्या है, वो अपना फंक्शन और अपने आप को मेंटेन करेंगी, अपनी फंक्शनिंग को भी परफॉर्म करेंगी। लास्ट न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है डीएनए की सूरत में, और मोस्ट ऑफ केसेस में ये सेल के सेंटर में मौजूद होता है, जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हो तो उसमें ये थोड़ा साइड पे होता है सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल की वजह से। तो ये 3 कंपोनेंट ऐसे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह, जो कि किसी भी सेल का बुनियादी हिस्सा माने जाते हैं। सेल जहां मौजूद होगा वहां ये 3 हिस्से मौजूद होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जाबंदी, क्लासीफाई करना, उनको मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम करना किसी भी चीज़ को, जबकि ट्रेडिशनल का मतलब होता है रवायती, पुराना। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी पुराना तरीका दर्जाबंदी का। और ये किस चीज़ की दर्जाबंदी की जा रही है, पुराना तरीका कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए ये ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। और ये शुरुआती है, जब शुरू में बायोलॉजी का कंसेप्ट आया, या बायोलॉजी जब शुरुआती स्टेजेस पे थी, तब ऑर्गेनिज्म को सिंपल वे में रवायती अंदाज में क्लासीफाई किया गया और कहा गया कि देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक ग्रुप एनिमल्स और दूसरा ग्रुप प्लांट का कहलाया। फिर बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, माइक्रोस्कोप और दूसरी हमारे पास टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी आई, तो पता चला कि एनिमल्स या सिर्फ प्लांट्स का ही ग्रुप नहीं है, बल्कि क्या है, ऑर्गेनिजम्स को हम और भी ज़्यादा तादाद में और भी ज़्यादा ग्रुपों में क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है। हाँ, ये बात तो क्लियर है कि जहाँ जानदार मौजूद होंगे वहाँ सेल मौजूद होगा, लेकिन जहाँ सेल मौजूद है, जितने भी जानदार है, हर एक के अंदर अगर सेल मौजूद है, तो सेल जो है वो भी आगे मजीद 2 तरह के हैं। जनरली सेल्स को भी 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उनकी कुछ खसूसियात की बुनियाद पे। पहली किस्म का जो सेल है उसको नाम दिया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, और जो दूसरी किस्म का सेल है उसको नाम दिया जाता है यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है बिफोर, जबकि अगर हम कैरियोटिक का मतलब देखें तो कैरियो से निकला है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी हम यूं कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जो बिफोर न्यूक्लियस से पहले बना हो। अब लफ्जी मतलब बिफोर न्यूक्लियस है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम जाएं, इसके मतलब की तरफ जाएं, तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद ना हो, जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद ना हो, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियो फिर से वही कैरियो
के लिए ही कैरियोटिक का वर्ड यूज हो रहा है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस रखने वाले सेल। ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा उनको हम यूकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं दोनों ही तरह के सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने, ओल्ड कह सकते हैं, पुराना या पुराने। जबकि एडवांस्ड है, मॉडिफाइड है, वेल डेवलप्ड है यूकैरियोटिक सेल। सिंपल है, दे आर कॉम्प्लेक्स, नो डेफिनेट न्यूक्लियस। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसी की बुनियाद पर ही हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का नाम दे रहे होते हैं। नो डेफिनेट न्यूक्लियस से मुराद ऐसा न्यूक्लियस जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप ना हो। नो स्पेसिफिक शेप, कोई मखसूस शक्ल नहीं है, और नहीं है शक्ल नहीं है, अगर स्पेसिफिक शेप अगर नहीं मिल रही तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ना होना है। नो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि अमूमन जेनेटिक मटेरियल को सराउंड की होती है, जिसकी वजह से ही स्पेसिफिक शेप मिल रही होती है न्यूक्लियस को, वो इन सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनके अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसकी स्पेसिफिक शेप नहीं है, इस वजह से हम जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पे मौजूद है इसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते। और ये वजह कि हम साथ ये पॉइंट भी ऐड करें कि दे हैव नो डेफिनेट न्यूक्लियस। जबकि इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होगी जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द, और उसकी मौजूदगी की वजह से क्या है, स्पेसिफिक शेप भी मिलेगी। इसीलिए हम प्रॉपर एक नेम देते हैं, हम कहते हैं कि दे हैव डेफिनेट न्यूक्लियस। सिंपली हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद होता है, ऐसा न्यूक्लियस जिसकी प्रॉपर शेप हो। जबकि इधर ऐसा सेल इनमें मौजूद नहीं होगा। जबकि डेफिनेट न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, जिनकी क्या है, स्पेसिफिक शेप होगी। ये वाले सेल प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। जबकि इनकी बात करें तो एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल ऑब्जर्व किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल वेरी ग्रेटली, बहुत ही, यानी कह सकते हैं कि इसमें चेंजेस ऑब्जर्व की जाती हैं। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, फर्क आना। और सेल टू सेल क्या करते हैं, क्या देखा गया है कि सेल का साइज जो है वो वेरी करता रहता है। ये बड़े से बड़ा साइज भी इसका इसमें ऑब्जर्व किया गया है, जैसा कि ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग एज ए सेल कंसीडर किया जाता है और लार्जेस्ट सेल के तौर पे देख माना जाता है। जबकि स्मॉलेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल है। लेकिन ये देखा गया है कि ज्यादातर सेल्स जो है, मोस्टली अगर हम एवरेज निकालें साइज के एतबार से, तो ज्यादातर सेल्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटे हैं, खुदबीनी है, आम आंख से नजर नहीं आते। रहेगी बात कि कैसे हम सेल के साइज को मेजर करते हैं, तो हमेशा सेल का जो साइज है वो माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है। माइक्रोमीटर क्या है? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -6 मीटर, या हम यूं भी कह सकते हैं 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.0000001 मीटर, या फिर इसको और आसान करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू मिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर। मीटर का ये मिलियंथ पार्ट कहलाता है, यानी कि 10 लाखवां हिस्सा होगा मीटर का, जिसको हम माइक्रोमीटर का नाम देते हैं। और इस माइक्रोमीटर में ही क्या है, सेल के साइज को ऑब्जर्व किया जाता है। जनरलाइज सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बाकी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जहां जहां सेल मौजूद होगा। नेक्स्ट ऑनवर्ड चैप्टर के अंदर हमने इन्हीं कंपोनेंट्स, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और बाकी जनरलाइज ऑर्गेनेली सेल के अंदर होती हैं, उनकी हमने बात करनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।